सो वेलकम बैक टू NISM लेक्चर 5 जो है इकोनॉमिक एनालिसिस। आज इकोनॉमिक एनालिसिस क्या होती है, किस तरह की जाती है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये A to Z इन डिटेल देखेंगे। बाकी 13 चैप्टर्स का जैसे सीरीज कंप्लीट होगा वैसे मैं आपके लिए 4 मॉक टेस्ट भी लेकर आऊंगा जिसको प्रैक्टिस करके आप डेफिनेटली एग्जाम क्लियर कर दोगे। सो बिना किसी रुकावट के आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज का सेशन थोड़ा शॉर्ट रखेंगे क्योंकि जो इकोनॉमिक एनालिसिस है इसमें जो 90% ऑफ द टर्म्स है ना, ये आपने 5th स्टैंडर्ड से सुने और जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड है, जो 11-12 जिन्होंने कॉमर्स में से किया है, उनको तो डेफिनेटली ये टर्म से ज्यादा फैमिलियरिटी रहेगी। तो भी हम एकदम बेस से सीखेंगे, सारी चीजों को इन डिटेल बताऊंगा, कोई डाउट रखेंगे नहीं। तो वीडियो को एंड तक देखना और देखने के बाद पसंद आ जाए तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। तो चलिए आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एनालिसिस होता क्या है? तो सिंपल वर्ड में हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है, जो वर्ल्ड इकोनॉमी है, उसका जब आप एज अ रिसर्च एनालिस्ट एक एनालिसिस करोगे, देखोगे कि इसका हालचाल किस तरह चल रहा है और इकोनॉमी के मूवमेंट से आपको क्या बेनिफिट हो सकता है, जब ये चीजों के बारे में देखोगे, सो दैट सिंपली मीन्स यू आर डूइंग इकोनॉमिक एनालिसिस। क्योंकि इसमें कुछ नहीं, इकोनॉमिक डेटा को स्टडी करना है, इंडिकेटर्स को स्टडी करना है, उसमें क्या प्रिंसिपल्स है, वो किस तरह इकोनॉमी फंक्शन होती है उसको समझना है, देश में करंट इकोनॉमिक कंडीशन चल क्या रही है, हमारा देश किस तरफ जा रहा है। जैसे हमारा इंडिया है तो ये अभी डेवलपिंग स्टेज में, हमारी इकोनॉमी एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने की राह पे निकल चुकी है। तो ये इकोनॉमी में किस तरह डेवलपमेंट होगी और ये डेवलपमेंट होने से आपको क्या बेनिफिट होगा, ये सब इकोनॉमिक एनालिसिस के अंदर आता है। क्योंकि लास्ट सेशन में जब हमने फंडामेंटल एनालिसिस सीखा तो उसमें 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, यानी कि EIC इकोनॉमिक एनालिसिस, इंडस्ट्री एनालिसिस और कंपनी एनालिसिस। तो उसमें जो इकोनॉमिक एनालिसिस है ना, इसको हम आज इन डिटेल कवर करेंगे कि पूरी इकोनॉमी के अंदर क्या क्या वो इंपॉर्टेंट चीजें जो एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपको देखनी पड़ेगी। अब देखो, इकोनॉमिक एनालिसिस तो सबसे ज्यादा वास्ट टॉपिक है, मतलब इसको कवर करने के लिए प्रॉपर मुझे 10-15 घंटों की सीरीज बनानी पड़ेगी, लेकिन इतने बड़ा तो हम कर नहीं सकते क्योंकि सिर्फ इकोनॉमिक एनालिसिस अगर इतना पढ़ेंगे तो बाकी के चैप्टर्स रह जाए। सो आज मैं इकोनॉमिक एनालिसिस का ओवरव्यू दूंगा, क्या वो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है उसको इन डिटेल बताऊंगा, लेकिन आपको अपने लेवल पे भी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ आर्टिकल्स को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एज अ रिसर्च एनालिस्ट केवल आप ये एक लेक्चर देखोगे और ऐसा सोचोगे कि मैं अच्छे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर पाऊं, तो ये नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर अच्छा स्टॉक पकड़ना है तो पहले इकोनॉमी दिखनी पड़ेगी कहाँ पे जा रही है। समझो आपको कोई हैवी बाइंग करनी है और इकोनॉमी नीचे आ रही है, तो इकोनॉमी नीचे आएगी तो मार्केट भी तो नीचे आएगा, तो आपने जो हैवी प्राइस पे खरीदा है वो आपका स्टॉक लॉस में आने वाला है। तो ये सारे कंसेप्ट्स को जब इन डिटेल सीखोगे तब आप एक अच्छे रिसर्च एनालिस्ट कहलाओगे। तो बेसिकली इकोनॉमिक एनालिसिस यही होता है कि इसका एग्जांपल क्या है, एन इकोनॉमिक एनालिसिस माइट इन्वॉल्व स्टडिंग GDP ग्रोथ ट्रेंड्स टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल सेक्टर्स फॉर इन्वेस्टमेंट। यानी इंडिया की GDP क्या चल रही है, GNP क्या चल रही है, अब ये GDP GNP क्या होता है सब लेक्चर में इन डिटेल बताऊंगा। तो अब इकोनॉमी के अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं, बचपन से आपने ये सुनते आए हो, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। नाम से पता चलता है, माइक्रो यानी छोटा, मैक्रो यानी बड़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है, यहाँ पे इंडिविजुअल लेवल पे जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है उनको स्टडी किया जाएगा। जैसे एज एन इंडिविजुअल मैं क्या सोचता हूँ, मेरे टैक्स रेट्स कहाँ पर है, मेरा एम्प्लॉयमेंट रेट कहाँ पर है, मैं किस तरह पैसे कमा रहा हूँ, किस तरह सेविंग्स कर रहा हूँ, किस तरह इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, या फिर कोई इंडिविजुअल फर्म है, मैं तो इंडिविजुअल इंसान हूँ, मैंने इंडिविजुअल पर्सन, ऐसे कोई इंडिविजुअल फर्म है जैसे रिलायंस इंडस्ट्री है, ये एक इंडिविजुअल फर्म है, तो ये किस तरह अपने टैक्सेस को मैनेज कर रही है, इनका फंक्शनिंग किस तरह होता है, ये कंपनी कहाँ पे स्पेंड करती है, कितना इनकम कमाती है, इसका जो फंक्शनिंग है वो कैसा होता है। तो ये जब मैं इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करूंगा ना, तो ये मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। लेकिन अगर मैं पूरे देश की स्टडी कर रहा हूँ, जैसे पूरे देश की नेशनल इनकम के बारे में देख रहा हूँ, GDP ग्रोथ रेट, GNP ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट और ऐसे कितने सारे और कंसेप्ट है जिसको अगर मैं मैक्रो लेवल पूरे देश के लेवल पे जाके इन डिटेल स्टडी कर रहा हूँ, जिससे मुझे पूरे देश के लिए एनालिसिस करनी है, तो वो मेरा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रिंसिपल में क्या है, डिमांड एंड सप्लाई रहेगी, यानी कि आपको अभी मैंने पहले के लेक्चर्स में बताया कोई भी चीज की प्राइस डिस्कवरी कैसे होता है, बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है तो प्राइस ऊपर जाएगा, सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड है ही नहीं तो प्राइस नीचे आएगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल, ये इकोनॉमिक्स की बेसिक प्रिंसिपल है। क्योंकि एक बार आपने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई शुरू की तो डिमांड एंड सप्लाई ये दोनों चीजें आपके साथ मरते दम तक रहने वाली। सो एग्जाम्पल की मदद से डिमांड एंड सप्लाई क्या होगा कि डिमांड फॉर इलेक्ट्रिक कार इंक्रीजेस, द प्राइसेस आर लाइकली टू राइज। अभी EV व्हीकल्स है, जब आई तब थोड़ी सस्ती थी, लेकिन अब EV व्हीकल्स की जब डिमांड बढ़ते जा रही है तो उनका प्राइस भी बढ़ते जाएगा, क्योंकि सप्लाई तो नॉर्मल है ना। समझो सप्लाई थोड़ा बढ़ा, जहाँ कंपनी 100 गाड़ियां बना रही थी अब कंपनी 150 गाड़ियां बना रही है। पहले जो 10,000 लोग डिमांड कर रहे थे अब वो 1 लाख लोग डिमांड कर रहे हैं। तो सप्लाई थोड़ी सी बढ़ी है लेकिन डिमांड एक्सपोनेंशियली बढ़ी है, जिसकी वजह से डिमांड इज मोर देन सप्लाई, एज अ रिजल्ट प्राइस ऊपर चले जाएगा। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक और कंसेप्ट है, वो है प्राइस इलास्टिसिटी, यानी डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस कितना ज्यादा जोर से चेंज हो रहा है, यानी वो कितना ज्यादा इलास्टिक है। अब इलास्टिक क्या होता है, रबर को आप लोगे और रबर बैंड को खींचोगे तो जितना खींचा जाएगा वो उतना ज्यादा इलास्टिक है। आप जो ट्राउजर पहनोगे उसमें भी इलास्टिक होता है,
कि वो कितनी ज्यादा स्ट्रेच हो सकती है। तो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से प्राइस कितना ज्यादा स्ट्रेच होगा, दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इलास्टिसिटी को डिफरेंट टाइप से मेजर किया जाता है, लेकिन वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो कोर इकोनॉमिक कंसेप्ट है। जैसे इलास्टिसिटी का एग्जांपल दूं तो लग्जरी गुड्स हैव हाई प्राइस इलास्टिसिटी। क्यों हाई प्राइस इलास्टिसिटी? यानी लग्जरी गुड्स महंगे होते हैं तो उनकी प्राइस अगर और ज्यादा बढ़ जाएगी तो उनकी डिमांड फटाक से गिरने वाली है। मतलब अभी कार लग्जरी गुड में आता है तो 10 लाख की गाड़ी का अगर भाव 15 लाख हो गया तो उसकी डिमांड बहुत जोर से गिरेगी, वो गाड़ी कोई खरीदेगा नहीं। तो दिस इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स। सिंपल यहाँ पे मैं एनालिसिस बता देता हूँ। टाटा मोटर जैसी कंपनी है, अगर वो अपनी गाड़ियों का दाम बहुत ज्यादा बढ़ा देगी तो टाटा की गाड़ियों की डिमांड गिर जाएगी। डिमांड गिरेगी तो सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं आएंगे, प्रॉफिट नहीं आएंगे मतलब कंपनी पैसा नहीं कमा रही है। अगर कंपनी पैसा नहीं कमा पा रही है तो कंपनी नीचे आएगी, कंपनी नीचे आएगी तो कंपनी का स्टॉक नीचे आएगा, कंपनी का स्टॉक नीचे आएगा तो मैंने जो इन्वेस्ट किया एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर मैं लॉस में आ जाऊंगा। तो यहाँ पर देखो 1 मिनट के अंदर मैंने आपको इकोनॉमिक एनालिसिस की मदद से मेरा स्टॉक डिसीजन किस तरह चेंज होगा वो बता दें। सो दिस इज द पावर ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। क्योंकि पूरे देश की इकोनॉमी कहाँ पे चल रही है वो देख लेना बहुत जरूरी है बिफोर एंटरिंग इनटू एनी स्टॉक। फिर अगला कंसेप्ट आता है यूटिलिटी का। यूटिलिटी यानी वो गुड्स एंड सर्विसेज को यूज करके, उसको कंज्यूम करके आपका सेटिस्फेक्शन किस लेवल का है, यानी कि वो गुड्स एंड सर्विसेज का यूज केस क्या है। जैसे कार की यूटिलिटी क्या होती है, वो गाड़ी को आप चलाओगे, इधर उधर घूमने जाओगे तो वो उसकी यूटिलिटी है, वो उसका यूज केस है। वो गाड़ी ड्राइव करके आपको एक सेंस ऑफ प्लेजर, सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक थोड़ी लग्जरियस टाइप फील आती है। तो दैट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी इज एन इकोनॉमिक कंसेप्ट। क्योंकि अगर लोगों को उस चीज की जरूरत ही नहीं है, वो जो गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे उसकी यूटिलिटी उनके लिए जीरो है, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे क्यों? और अगर खरीदेंगे नहीं तो उसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो पूरी इकोनॉमी पे जाएगा ना। कि अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है कि वो गुड्स मार्केट में बेचने चाहिए और प्रॉफिट आने चाहिए। तो मार्केट में अगर गुड्स बिकेंगे ही नहीं, अगर उसकी यूटिलिटी जीरो है, कोई गुड्स को खरीदेगा ही नहीं, तो जो प्रोडक्शन किया है वो वेस्ट हो जाएगा। प्रोडक्शन वेस्ट हो जाएगा तो जो टोटल इकोनॉमिक साइकिल है उसमें इफेक्ट पड़ेगा। और माइक्रो इकोनॉमिक्स से एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये कॉस्ट है ना दिखती नहीं है लेकिन ये होती हर जगह। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सबसे ज्यादा यूज होता है इन्वेस्टमेंट करने के टाइम। यानी समझो मेरे पास 2 इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, या तो इक्विटी स्टॉक्स में मैं पैसा लगाऊं, जो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में पैसा लगाऊं, या फिर कोई कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा लगाऊं। समझो मुझे बॉन्ड में फिक्स 10% मिलने वाला है और इक्विटी में मुझे मिलने को तो 20% 25% मिलेगा, लेकिन इक्विटी में आप जानते हो गारंटी नहीं होती है। अगर कंपनी ने लॉस देना शुरू कर दिया तो मेरा जो स्टॉक का वैल्यू है नीचे आएगा, मैं लॉस में आ जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने कंपनी के बॉन्ड्स में पैसा लगाया तो बॉन्ड्स ये कंपनी के लिए फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है, फिर भले ही कंपनी लॉस करे, प्रॉफिट करे, कुछ भी करे, वो 10% तो मुझे फिक्स मिलेगा। तो दिस इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बड़े लेवल पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कैलकुलेशन नेट रिटर्न निकालने के लिए होता है। यानी समझो मैंने इक्विटी में पैसा डाला और वहां पे मुझे 15% मिला, तो मैंने रियल टर्म्स में 15% नहीं कमाया, केवल 5% ही कमाए। वो कैसे? क्योंकि उसी कंपनी के बॉन्ड में मुझे 10% फिक्स मिल रहा था। तो दैट इज माई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ये एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन बड़े लेवल पे जब इन्वेस्टमेंट होता है ना तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का महत्व सबसे ज्यादा है। कि इक्विटी में पैसा डाल रहा हूँ मतलब मैं पैसे पे रिस्क ले रहा हूँ। अगर मैं पैसे पे रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ तो मैं डेट में डाल सकता हूँ ना, वहां पे फिक्स रिटर्न तो मिल रही है। जो एक्स्ट्रा रिटर्न मुझे कमाना है उसके लिए मैं वो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा हूँ और इसलिए इक्विटी में पैसा डाल रहा हूँ। भले इक्विटी में रिटर्न्स भी ज्यादा है लेकिन जितने ज्यादा रिटर्न उतना ज्यादा रिस्क। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यानी अगर आप एक जगह को छोड़ के दूसरी जगह पैसा डालते हैं तो वहां पे क्या रिटर्न मिलता, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स थे। अब इसमें और भी कंसेप्ट है जो आपको पर्सनल लेवल पे पढ़ने होंगे। अब स्टार्ट करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की। इसमें क्या कंसेप्ट है, तो वही सेम कंसेप्ट खाली बड़े लेवल पे। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। यानी यहाँ पे आप क्या देखोगे, पूरे देश का जो टोटल डिमांड एंड सप्लाई है उनके लेवल किस तरह चल रहे हैं। यानी कि चीज आप वही पढ़ोगे, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में पढ़ोगे, लेकिन लेवल जो है, जो उसका स्तर है वो बड़ा कर दो। एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई क्या होती है? रिप्रेजेंट्स द टोटल डिमांड एंड सप्लाई इन एन इकोनॉमी। यानी इकोनॉमी के अंदर जो टोटल डिमांड एंड सप्लाई किस तरह चल रही है, दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। सिंपल बात है ना, छोटे लेवल पे करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट, बड़े लेवल पे करोगे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे करोगे तो दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर इसका एक और कंसेप्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि देश की जीडीपी किस तरह ग्रो हो रही है। अब जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है मैं इन डिटेल बताऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को जीडीपी और जीएनपी में अब तक फर्क समझा नहीं है और वो कंफ्यूज होते हैं। तो ये लेक्चर देखने के बाद डेफिनेटली वो कंफ्यूजन तो दूर हो जाएगा। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। यानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, जहाँ पे उनका टैक्सेशन दिखता है, इनकम दिखती है, एक्सपेंसेस दिखता है, वो जो गवर्नमेंट लेवल पे होता है दैट इज फिस्कल पॉलिसी। और मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि देश का जो सेंट्रल बैंक है, हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो आरबीआई जो अपनी पॉलिसी निकालेगा रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट एंड ऑल, वो आती है मॉनेटरी पॉलिसी। तो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी का जो एंटायर यूज केस है वो थोड़ा बहुत सिमिलर है, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है दैट कम्स अंडर फिस्कल पॉलिसी, और जो आरबीआई सेंट्रल बैंक की पॉलिसी है दैट कम्स अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है बिजनेस साइकिल्स। यानी इकोनॉमी के अंदर फ्लक्चुएशन किस तरह चल रहे हैं।
अब बिजनेस साइकिल यानी कि इकोनॉमिक साइकिल होती है, उसको हम इन डिटेल देखने वाले हैं वो किस तरह होती है। ऐसा एक कर्व आपको दिखाऊंगा और वो कर्व किस तरह चलता है उसका आपको मीनिंग भी बताऊंगा। क्योंकि कोई भी इकोनॉमी देखो हमेशा बढ़ती नहीं रहती है, उसमें रिसेशन का फेज आता है, फिर एक्सपेंशन का फेज आता है, फिर वो स्टेबिलाईज करेगी, फिर नीचे गिरेगी, ये एक साइकिल में चलता है। तो वो एनालाइज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है टू टेक राइट डिसीजंस रिगार्डिंग योर इन्वेस्टमेंट्स। फिर इसका सेगमेंट 4 है इंट्रोडक्शन टू वेरियस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, यानी जो मैक्रो इकोनॉमिक्स देखो एज एन एनालिस्ट, एज अ रिसर्च एनालिस्ट, आपको इकोनॉमिक एनालिसिस जब भी करोगे तो वो इंडिविजुअल लेवल पे नहीं करना होता, वो मैक्रो लेवल पे करना होता है कि देश क्या बोल रहे हैं, देश की इकोनॉमी, देश के जो ग्रोथ नंबर्स है वो क्या बोल रहे हैं, उस पर आपको बेस्ड होकर अपना डिसीजन बनाना होता है। यानी कल को आप मुझे आके पूछोगे, अपने घर में किसी को पूछोगे क्या आप अपने डेली बेसिस के एक्सपेंसेस इनकम किस तरह मैनेज करते हो वो बताओ, तो वो डेटा से मुझे स्टॉक परचेस करने में कोई मदद नहीं मिलने वाली, क्योंकि वो इंडिविजुअल डेटा है। लेकिन वो एक बंदे की बजाय जब मैं ऐसे 10,000, 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ लोगों से पूछूंगा तो दैट कम्स अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि मैं बड़े लेवल का डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। तो एज अ रिसर्च एनालिस्ट आपको हमेशा बिग पिक्चर देखनी है कि जो बड़ी पिक्चर है, जो बड़ी स्क्रीन पे आने वाली है, वो किस तरह परफॉर्म कर रही है। बाद में उस बड़ी पिक्चर में से पर्टिकुलर सेक्टर्स को पकड़ना है, वो पर्टिकुलर सेक्टर्स की टॉप कंपनीज को पकड़ना है, टॉप कंपनीज में से कहाँ पे प्रॉपर फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस सूट हो रहा है, उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स कमाने। तो ये गेम देखो, अब ये इस तरह का गेम, ये इसमें एक सेट ऑफ रूल्स है और इसको फॉलो करके चलोगे और थोड़ा स्ट्रेटेजी इनोवेटिव रखोगे और अपना जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल रखोगे, तो डेफिनेटली ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 10, 15, 20 सालों बाद आपका जो वेल्थ है, आपकी जो वेल्थ क्रिएशन है, वो बहुत ही बड़े लेवल की होने वाली है। सो अब मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है नेशनल इनकम, यानी पूरे देश की इनकम क्या बोल रही है। सो नेशनल इनकम मेजर्स द टोटल इकोनॉमिक आउटपुट ऑफ अ कंट्री, यानी एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में, यानी फाइनेंशियल ईयर 23-24 में मेरे देश की टोटल नेशनल इनकम किस तरह हुई है। अब नेशनल इनकम यानी पूरे देश ने कितना पैसा कमाया, तो इसको कैलकुलेट करने के 3 मेथड है। पहला आता है प्रोडक्शन मेथड, फिर इनकम मेथड और फिर एक्सपेंडिचर मेथड। पाई को याद रखो, PIE, दिस आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री, यानी कि प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। प्रोडक्शन मेथड में हम क्या देखेंगे, इट इज द सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। एक फाइनेंशियल ईयर में मेरे देश में टोटल जितना प्रोडक्शन हुआ है उसकी फाइनल प्राइस कितनी है, उसको मैं ऐड करूंगा और वो जो नंबर आएगा दैट विल बी माय नेशनल इनकम फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। यानी उस पर्टिकुलर टाइम में, उस फाइनेंशियल ईयर में मेरे देश ने इतना प्रोडक्शन किया, इसकी हर एक प्रोडक्ट की वैल्यू इतनी है, सबको ऐड किया, जो फाइनल नंबर आया वो मेरी नेशनल इनकम है। ये प्रोडक्शन मेथड से आई। अब इनकम मेथड से कैसे आएगी, यहाँ पे आप टोटल करोगे जो भी आपके देश के लोगों ने एक फाइनेंशियल ईयर में या फिर जो भी पीरियड की आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हो, उस पीरियड में कितना पैसा कमाया है। यानी आपको वो 4 लोग तो पता ही होगा, अगर इकोनॉमिक्स आपने थोड़ी भी पढ़ी है, कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये इकोनॉमिक साइकिल में 4 मेन लोग होते हैं और ये जो पैसा कमाते हैं, यानी वेजेस, रेंट्स, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। वेजेस लेबर कमाता है, रेंट लैंड कमाती है, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट कमाता है। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम है, ये आपके देश के लोगों ने एक पर्टिकुलर टाइम में जो कमाई है उसको टोटल ऐड करोगे, जो नंबर आएगा दैट विल बी योर नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड। और ऐसे तीसरा एक्सपेंडिचर मेथड आता है कि आपके देश में एक पर्टिकुलर टाइम में टोटल कितना खर्चा किया गया है, वो सारे खर्चों की वैल्यू को आप ऐड करोगे, जो टोटल फाइनल नंबर आएगा दैट विल बी योर नेशनल इनकम फ्रॉम एक्सपेंडिचर मेथड। और नेशनल इनकम ये सबसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल है जिससे हमें देश की जीडीपी का पता चलता है कि देश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो कहाँ पे, उसका नंबर कितना बड़ा है। अब इसमें जीडीपी और जीएनपी का कंसेप्ट आता है, तो मैं उससे शुरुआत कर रहा हूँ कि जीडीपी और जीएनपी होता क्या है। अब ये देखो, आपको सिलेबस में दिया नहीं है, लेकिन फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको बता रहा हूँ। जीडीपी का मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी का है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब ये दोनों में फर्क क्या है, ये दोनों होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि दोनों सेम चीज है, खाली नाम अलग है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अलग है, जीडीपी इज डिफरेंट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज डिफरेंट। जीडीपी मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में आपके देश के बॉर्डर्स के अंदर, जो आपके देश की इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, ये हमारा इंडिया का मैप है, ये इंडिया के मैप की टोटल जम्मू एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट से लेके जो गुजरात की हमारे एंड बॉर्डर है, वो टोटल वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये जो एरिया है, इसके अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ है उसका जब सम करोगे दैट विल बी योर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ हमारी जो पूरी इंडिया की नेशनल बॉर्डर्स है, उसके अंदर एक साल में या फिर जो भी पीरियड की नेशनल इनकम आप कैलकुलेट कर रहे हो, उस पर्टिकुलर टाइम में क्या प्रोडक्शन किया गया है उसका टोटल करना है, और वो टोटल आपका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीएनपी क्या होता है, इट इज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी टोटल आपके देश के लोगों ने एक साल में कितना इनकम कमाया है या फिर कितना खर्चा किया है या फिर क्या प्रोडक्शन किया है। और यहाँ पे जरूरी नहीं वो जो लोग है वो आपके देश में रहते हो। समझो मेरा कोई भाई है, वो फॉरेन में रहता है, लेकिन वो फॉरेन से पैसा इंडिया भेजता है, पैसा तो इंडिया में आ रहा है,
तो ऐसे केस में ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का नंबर मैं कैलकुलेट करूंगा, तो उसमें ये मनी को भी ऐड करूंगा। भले ये जो ट्रांजेक्शन है मेरे देश के बॉर्डर्स के अंदर नहीं हुआ है, ये मेरे देश के बाहर हुआ है। समझो मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में रहता है, तो उसने ऑस्ट्रेलिया से अगर पैसे भेजे तो वो पैसा इंडिया में आए, तो भले ही वो पैसा बाहर से आया हो लेकिन आया तो इंडिया में ना, तो ये पैसे को भी मैं मेरे देश की नेशनल इनकम में कैलकुलेट करूंगा कि मेरा जो भाई है वो रहता फॉरेन में लेकिन है तो इंडियन ना। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जीडीपी एंड जीएनपी, कि जीडीपी में आपके देश की नेशनल बॉर्डर्स के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको देखा जाएगा, और जीएनपी में आपके देश के बाहर भी जो भी प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन उसका कनेक्शन इंडिया से है और इंडिया की डेवलपमेंट में वो हिस्सेदारी कर रहा है, तो ऐसे केस में वो जीएनपी होगा। तो इतना याद रखो, जीडीपी इज विद इन द नेशनल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री एंड जीएनपी कैन बी आउटसाइड द नेशनल बॉर्डर्स ऑफ द कंट्री। फिर अगला कंसेप्ट आता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट का। तो सिंपल, ये तो एकदम सिंपल कंसेप्ट है। सेविंग्स क्या होगी, आपने कुछ कमाई की, उसमें से खर्चे कर दिए, जो पैसा बचा दैट इज योर सेविंग्स। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बहुत से लोगों को लगता है सेविंग्स मतलब इन्वेस्टमेंट, जी नहीं, ये बहुत अलग टर्म्स है। सेविंग्स यानी आपने पैसा बचा के रखा है, इन्वेस्टमेंट यानी कि उस बचाए हुए सेविंग्स को प्रॉपर चैनलाइज किया है इन्वेस्टमेंट में, जिसकी मदद से वो सेव किया हुआ पैसा विद टाइम ग्रो भी हो। तो जब आप अपनी सेविंग्स को चैनलाइज करते हो इन प्रॉपर इन्वेस्टमेंट्स टू जनरेट रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसका मतलब है आपने सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में बदला है। यानी समझो मेरी मंथली इनकम 1 लाख रुपए और उसमें से मेरे खर्चे वर्चे सब काट कर मुझे 20,000 बचते, ये 20,000 को अगर मैं ऐसे सेव करके नॉर्मल रख रहा हूँ तो वो मेरी सेविंग्स है, वहां पे मुझे कोई ग्रोथ नहीं मिलेगी। मैंने अपने घर की तिजोरी में 20,000 रखे, दैट इज माई सेविंग्स। लेकिन इन्वेस्टमेंट क्या होगी, जो 20,000 बचे उसको मैंने कोई म्यूचुअल फंड में डाल दिया, उसको बॉन्ड्स में डाल दिया, उसको समझो फिक्स डिपॉजिट में डाल दिया, जो कि नहीं डालना चाहिए एक इंडिविजुअल आदमी को, क्योंकि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फिक्स डिपॉजिट में केवल 7-8% मिलता है। वही अगर निफ्टी का डेटा देखोगे तो एनुअली 14-15% से तो ग्रो होता ही है। एज अ रिसर्च एनालिस्ट अगर आपने अपनी स्किल को डेवलप कर दिया तो डेफिनेटली वो तो आपके लिए देन स्काई इज द लिमिट, आप कितने भी रिटर्न्स कमा सकते हो। यही फर्क है कि सेविंग्स में मैं पैसा सिर्फ सेव करता हूँ और ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो पैसा उतने का उतना ही रहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट में वो पैसा ग्रो होता है जो आगे जाके मुझे काम आना है। फिर अगला है सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, इन्फ्लेशन। यानी देश की महंगाई किस परसेंटेज से बढ़ रही है, दैट इज इन्फ्लेशन। आज मैं 100 रुपए में जो चीजें खरीद पा रहा हूँ, आज से 1 साल बाद वो 100 रुपए में नहीं खरीद पाऊंगा, उससे कम चीज आएगी। यानी सिंपल आप पेट्रोल का हिसाब देख लो ना, कि कुछ सालों पहले पेट्रोल 75 के आसपास था, इन्फ्लेशन की मदद से पेट्रोल के प्राइस बढ़ते गए, आज पेट्रोल हो गया 105 रुपए। तो जो 30 रुपए की ग्रोथ आई है, तो परसेंटेज टर्म्स में इन्फ्लेशन 40% से बढ़ा है एज कम्पेयर टू द पेट्रोल प्राइसेस। क्योंकि जहां पर 1 लीटर पेट्रोल मुझे 75 में मिलता था, आज 1 लीटर पेट्रोल मुझे 105 में मिल रहा है। तो जो 30 रुपए की ग्रोथ है, दिस इज द इन्फ्लेशन। चीजों के दाम बढ़ने से महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ी तो इन्फ्लेशन बढ़ा, जिसकी वजह से जो चीज मुझे 75 में मिल रही थी, आज वही सेम चीज मुझे 105 रुपए में मिल रही। इन्फ्लेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्या होता है, इरोड्स द परचेसिंग पावर ऑफ एन इंडिविजुअल। यानी जो मैंने एग्जांपल दिया वो ये डेफिनेशन को एकदम प्रॉपरली डिफाइन करता है कि मेरी परचेसिंग पावर खत्म हो रही है ना, क्योंकि समझो मैं 100 रुपए में आज 10 चीजें खरीद पा रहा हूँ, तो आने वाले सालों में मैं 100 रुपए में 6 या 7 चीजें खरीद पाऊंगा। तो रुपए तो उतने ही है लेकिन जो क्वांटिटी आ रही थी वो कम हो गई। तो दिस इज इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन में 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और होलसेल प्राइस इंडेक्स। जब कंज्यूमर लेवल पे आप इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करोगे, यानी कंज्यूमर जो चीजों को लेते हैं वो चीजों के दाम क्या लेवल पे ग्रो हो रहे, तो दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी होलसेल लेवल पर, क्योंकि बल्क में जो लोग माल उठाते, तो होलसेल लेवल पर प्राइसेस कितने बढ़े, दैट कम्स अंडर होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, इसको यूज करके आप कोई भी चीज का इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट निकाल सकते हो। अभी जो टेबल है ये आपको इस वाली वेबसाइट पे मिल जाएगा। यहाँ पर 2001 से लेके अभी तक का जो भी इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट के नंबर्स है वो दिए गए, उसको इस वाले फॉर्मूला में डालो, आपका जो भी आंसर है वो मिल जाएगा। फिर अगला कंसेप्ट है इंटरेस्ट रेट का, यानी देश का इंटरेस्ट रेट कहाँ पे चल रहा है। आप अगर न्यूज से थोड़ी भी फैमिलियरिटी रखते हो तो आपने सुना होगा रिसेंटली रेपो रेट को कट किया है। यानी क्या होता है रेपो रेट, क्या होता है, तो ये सब इकोनॉमिक टर्म्स है जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, और ये सारे टर्म्स देश की मॉनेटरी पॉलिसी में आते हैं, ना कि फिस्कल पॉलिसी। ये रेट्स को गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, देश का सेंट्रल बैंक डिसाइड करता है, आरबीआई डिसाइड करता है। सो इंटरेस्ट रेट इज डिटरमाइंड बाय सेंट्रल बैंक। इंटरेस्ट रेट इन्फ्लुएंस द बोरोइंग एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। इंटरेस्ट रेट के एकदम 0.25%, 0.5% भी ऊपर नीचे जाने से जो बड़े लेवल पे बोरोइंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वो डिसीजंस मैसिवली इंपैक्ट होते हैं। अब हर 2-2.5 महीने में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है जिसमें रेट्स को इन डिटेल लिखा होता है। अब इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेट्स क्या होते हैं, एक कैश रिजर्व रेशो होगा, स्टैट्यूटरी लिक्विड रेशो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब रेट्स होते हैं जो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि ये रेट्स में तो थोड़ा भी चेंज आया, अभी देखो मोस्टली गवर्नमेंट इसको फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं करती है, ये थोड़े टाइम के लिए सेम रहते हैं, फिर एक 6-7 मॉनेटरी पॉलिसी जब हो जाती है तो उसके बाद ये रेपो रेट्स में चेंज आता है डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमी, कि इकोनॉमी की क्या जरूरत है। समझो मेरे देश का इन्फ्लेशन स्काई रॉकेट हो रहा है, चीजें बहुत ज्यादा महंगी होती जा रही है, तो मैं मेरे इंटरेस्ट रेट जो ब्याज का मेरा रेट है वो बढ़ा दूंगा।
तो जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो लोगों को अब इंटरेस्ट भरने में ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, तो वो अपने खर्चे कम करेंगे। अगर लोग अपनी स्पेंडिंग्स कम करेंगे, खर्चे कम करेंगे, तो इन्फ्लेशन नीचे आते जाएगा। तो दिस इज हाउ इकोनॉमी वर्क्स। तो ये खाली एक वीडियो देखने से आपको ये नहीं समझने वाला है, इसके रिगार्डिंग आपको इन डिटेल पढ़ना होगा। ऐसे बहुत से आर्टिकल्स, ऐसे बहुत से सोर्सेस है जहाँ पे ये सब इन्फॉर्मेशन इन डिटेल दी है, जो हम वीडियो के एंड में देखने वाले। तो मैं पहले लेक्चर से बोलते आ रहा हूँ, जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उससे बोलते आ रहा हूँ कि अगर ये रिसर्च एनालिस्ट की फील्ड में आप आए हो ना, तो पढ़ने के लिए रेडी रहो। आपको डेली लेवल पे कुछ ना कुछ कहा तो पढ़ना होगा, नॉलेज को बढ़ाना होगा, क्योंकि वर्ल्ड इतना ज्यादा फास्ट मूव हो रहा है, स्पेशली फाइनेंशियल वर्ल्ड, कि हर एक सेकंड में न्यूज चेंज होती है, हर एक सेकंड में प्राइसेस चेंज हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो आपके इन्वेस्टमेंट डिसीजन है मैसिवली इंपैक्ट होने वाले। तो ये इंटरेस्ट रेट होता है, यानी कंपनीज, इंडिविजुअल्स, गवर्नमेंट जो भी लोन लेती है वो लोन क्या रेट पे लेना चाहिए। तो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ा दिए तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। और वैसे अगर देश रिसेशन की स्थिति में जा रहा है, लोग खर्चा ही नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में आरबीआई क्या करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट को गिरा देगी। और कम इंटरेस्ट भरना है, इंटरेस्ट कम भरना है, तो लोगों के पास जो एडिशनल पैसा है वो बचेगा, वो एडिशनल पैसों से लोग खर्चा करेंगे, जिसकी वजह से मार्केट फिर एक स्टेबिलाईज होने लगेगा। फिर इन्फ्लेशन एकदम कम भी नहीं होना चाहिए, एकदम ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। इंडिया का इन्फ्लेशन ठीक है 6% से ऑन एन एवरेज ग्रो होता है, 6 to 7%, ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है ना। तो इन द इमर्जिंग इकोनॉमी दिस इज अ वेरी गुड, वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेट। फिर मैक्रो इकोनॉमिक में अगला कंसेप्ट है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी आपके देश में कितने लोग बेरोजगार है। अब हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट कोई भी देश के लिए बुरा है, क्योंकि अगर देश की मैसिव जनता घर में बैठी है, कुछ काम ही नहीं कर रही है, वो डिपेंडेंट है किसी के ऊपर, तो उतनी देश की इनकम कम हो जाएगी। 4 की फैमिली में अगर एक ही बंदा कमा रहा है, तो बाकी के 3 लोग भी तो इंडिविजुअल लेवल पे कमा सकते हैं। तो अगर वो कमाएंगे तो उतनी इनकम बढ़ेगी, इंडिविजुअल लेवल पे इनकम बढ़ेगी, उतना ज्यादा खर्चा होगा, जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना देश के लिए बेनिफिट है, क्योंकि देश का जो नेशनल इनकम है वो बढ़ती जाएगी। फिर अगला कंसेप्ट होता है एफडीआई एंड एफपीआई। अब इसको मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, एकदम शॉर्ट में समझा देता हूँ अभी। एफडीआई एफपीआई का मतलब है कि फॉरेन का पैसा। जब इंटरनेशनल फंड्स इंडिया में आते हैं तो वो 2 तरीके से आ सकते हैं, या तो एफडीआई से आएंगे या एफपीआई से आएंगे। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे कोई भी फॉरेन एंटिटी जब पैसा इन्वेस्ट करेगी ना, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। ऐसा नहीं कि आज इन्वेस्ट किया 2-3 दिन बाद निकाल दिया, ऐसा नहीं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा, कोई कमर्शियल लैंड में इन्वेस्ट किया जाएगा, बड़े बड़ी जगहों पे इन्वेस्ट किया जाएगा, जहाँ पे फॉरेन का पैसा इंडिया में लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है, मिनिमम 5 से 10 साल। एफपीआई क्या होता है, इट कम्स अंडर स्टॉक मार्केट। एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट या तो शॉर्ट टर्म हो सकती है, लॉन्ग टर्म हो सकती है। यहाँ पे कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं है। समझो एफपीआई ने आज कोई स्टॉक खरीदा और कल वो स्टॉक बेच दिया, तो वो उसकी मर्जी है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रहता है और एक क्विकली इंडिया से अंदर बाहर होते रहता है। बेनिफिशियल क्या है, एफडीआई बेनिफिशियल है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेन का पैसा इंडिया में रहेगा, सो वो लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। और डेवलपमेंट ग्रोथ ये कभी भी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होनी चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म। जैसे एग्जांपल है, हाई एफडीआई इन्फ्लोज इंडिकेट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस इन अ कंट्रीज इकोनॉमी। जैसा भी कुछ महीनों पहले चाइना का स्टिमुलस की वजह से उसकी इकोनॉमी फेवरेबल हो रही थी, तो एफआईज का जो भी फंड है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, एफआईज एंड एफपीआईज वन एंड द सेम, दोनों सेम चीज है, खाली नाम अलग है। तो एफआईज का जो पैसा है वो पूरा इंडिया से निकला, पूरा हैवी सेलिंग हुआ, कम से कम 2 लाख करोड़ का सेलिंग कर दिया एफआईज ने, और वो पैसा कहाँ पे गया, चाइना की इकोनॉमी। लेकिन फिर चाइना की इकोनॉमी गिरने लगी, तो वहां से एफआईज ने अपना पैसा निकाला और फिर वापस शिफ्ट कर रहे इंडिया में। सो ये जो पैसा शिफ्ट हो रहा है इंटरनेशनल लेवल पे बाय फॉरेन एंटिटीज, दिस इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। और वहीं पे अभी इंडिया का कोई, जैसे इरकॉन इंटरनेशनल कंपनी है, इसका फॉरेन कंपनीज के साथ मर्जर है। तो ये कंपनी जब कोई भी ब्रिज या कोई भी बड़ा डैम बनाएगी, कोई भी बड़े लेवल पे कंस्ट्रक्शन करेगी, तो वहां पे अगर फॉरेन का पैसा आया है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, जब तक वो ब्रिज बनता नहीं है। और ब्रिज बनने के लिए इंडिया में 5 से 7 साल तो लगते ही है। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए फॉरेन का पैसा इंडिया में, दैट इज एफडीआई। शॉर्ट टर्म के लिए दैट इज एफपीआई। एफपीआई यानी कि एफआईज मोस्टली स्टॉक्स और इन्वेस्टमेंट, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। फिर अगले 2 कंसेप्ट है वही फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। हमने ऑलरेडी देख लिया कि फिस्कल पॉलिसी यानी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो गवर्नमेंट के खर्चों की पॉलिसी है, इनकम की पॉलिसी है, टैक्सेशन पॉलिसी है, दैट कम्स अंडर फिस्कल पॉलिसी। जो बजट है वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी क्या, आरबीआई इशू करता है, जहाँ पे इंक्लूड होगा देश के इंटरेस्ट रेट। और इंटरेस्ट रेट क्या होता है, किस तरह फंक्शन करता है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं। फिर इंटरनेशनल ट्रेड होता है, यानी कि जब गुड्स एंड सर्विसेज इंटरनेशनली ट्रेड होगी, एक्सपोर्ट होगा माल, इंपोर्ट होगा माल, तो ये जो 2 कंट्रीज के बीच में इंटरनेशनली ट्रेड हो रहा है, ये इंटरनेशनल ट्रेड में आता है। लेकिन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, विच इज ट्रेड डेफिसिट एंड एक्सचेंज रेट। अब देखो, ट्रेड डेफिसिट कंट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव साइन है। इसका मतलब है कि आप ज्यादा माल इंपोर्ट कर रहे हो और कम माल एक्सपोर्ट कर रहे हो। इंडिया की जो फिलहाल स्थिति चल रही है ना, क्योंकि हम एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो अभी तक हम सेल्फ सफिशिएंट बने नहीं है। तो आज के दिन में इंडिया के पास होता है ट्रेड डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब क्या है, जितना माल हम इंपोर्ट कर रहे हैं उससे कम माल हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज्यादा है।
यानी देश में फॉरेन का पैसा आ कम रहा है, लेकिन इंडिया का पैसा देश से बाहर ज्यादा जा रहा है, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बहुत ही ज्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत ही अच्छी तरह इंपैक्ट करता है, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रेड जो भी होंगे वो फॉरेन करेंसी में होंगे, और फॉरेन करेंसी यानी यूएस डॉलर्स में होते हैं मोस्टली 90% ऑफ द टाइम्स यूएस डॉलर में होंगे। तो जो फॉरेन करेंसी में ट्रेड होते हैं तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है जो कभी बढ़ते रहता है कभी कम होता है, तो ये इसी की वजह से, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंपैक्ट होंगे ड्यू टू द ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। वहीं पे यूएसए क्या करता है, यूएसए ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट कम करता है, इसलिए वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, वो इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है। तो विद टाइम हम भी ये लेवल में पहुंचेंगे, क्योंकि इंडिया भी फिलहाल इमर्जिंग इकोनॉमी, वन ऑफ द टॉप एंड बेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो ये इमर्ज कर रही है, डेवलप कर रही है। जिस दिन इंडिया भी डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएगी उस दिन हमारा भी एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, इंपोर्ट कम होगा, और ये जो ट्रेड डेफिसिट है ये ट्रेड सरप्लस में आ जाएगा। ट्रेड सरप्लस क्या होता है, एक्सपोर्ट ज्यादा इंपोर्ट कम। और एक्सचेंज रेट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि हम जो भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड जो भी हो रहा है वो एक फॉरेन करेंसी में हो रहा है, तो एक्सचेंज रेट की चेंज होने की वजह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की वैल्यू चेंज हो जाती है। कभी कभी एक्सपोर्टर लॉस में आ जाएगा, कभी इंपोर्टर लॉस में आ जाएगा, क्योंकि एक्सचेंज रेट तो हर सेकंड चेंज हो रहा है ना, ये कांस्टेंट नहीं होता है। तो ये हर सेकंड जब चेंज हो रहा है, फ्लक्चुएटिंग चीज है, तो उस हिसाब से आपके जो कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है वो भी चेंज होती रहेगी। अब जैसे अगर एक यूएस डॉलर की इंडिया में प्राइस देखोगे तो 85 रुपीज है, जबकि कुछ सालों पहले 75 रुपीज थी। यानी 75 रुपीज देकर आप $1 का माल खरीद सकते थे कुछ सालों पहले, लेकिन आज अगर आपको $1 का माल खरीदना है तो आपको 85 रुपीज देने हैं। तो इंडिया के लिए एक नेगेटिव साइन है, क्योंकि डॉलर अप्रिशिएट हो गया, हमारी करेंसी नीचे आ गई। सो विद टाइम ये भी डेवलप होगा, होप फॉर द बेस्ट। और यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिकल लास्ट और वन ऑफ द बेस्ट, जो जिस कंसेप्ट ने पूरे देश की इकोनॉमी को चेंज कर दिया है, बहुत ही ऊपर ले आया, वो चीज है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन यानी विदाउट एनी इंटरनेशनल बैरियर्स हम कोई भी देश से आराम से आज की डेट में ट्रेड कर पा रहे हैं। आप फॉरेन से चीजें मंगा सकते हो। सो ये क्यों हुआ है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट ये सब वेबसाइट्स ने फ्लरिश क्यों किया, इतना बड़ा बिजनेस कैसे खड़ा किया, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। अमेजॉन यूएस की कंपनी है, इंडिया में उसका सबसे बड़ा बिजनेस है, क्यों हो पाया, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। क्योंकि फ्री इकोनॉमी की वजह से, ग्लोबल इकोनॉमी की वजह से सारी जगह सारी चीजें एकदम फ्रीली पहुंच पा रही है। और इंडिया में ये पॉलिसी लाने में सबसे बड़ा हाथ है लेट लेजेंडरी मिस्टर मनमोहन सिंह, उनकी वजह से, कि वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, और 1991 में जब हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल में चली गई थी तब उन्होंने एलपीजी पॉलिसी लाई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसकी वजह से हमारा जो देश है, हमारा जो देश की इकोनॉमी है वो एक फ्री ओपन इकोनॉमी बनी, और बाहर का बड़ा पैसा इंडिया में आने लगा, जिसकी वजह से बड़े लेवल पर डेवलपमेंट हुई। और आज हमारे इंटरनेशनल जो रिलेशंस है वो हर देश के साथ बहुत ही बढ़िया है, थैंक्स टू मोदी जी ऑल्सो। क्योंकि जो लेवल पे मोदी जी ने इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज किया है और अभी तक एकदम मेंटेन करके रखा है, फ्लरिश कर रहे हैं, तो वो एक कमेंडेबल चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की कुछ पॉजिटिव नेगेटिव्स भी है। यानी पॉजिटिव चीजें क्या हो गई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो गई, ग्लोबल मार्केट को एक्सेस हो गया, आज हम घर पे बैठ के इंटरनेशनली कोई प्रोडक्ट मंगा सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई, एआई की टेक्नोलॉजीज, ये जो वेब3 की टेक्नोलॉजीज है, ये सब टेक्नोलॉजी इंडिया में आने लगी, बड़े लेवल पे आने लगी। सेमीकंडक्टर में हम अभी सेल्फ सफिशिएंट बन रहे हैं, सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो फॉरेन बेस्ड है, तो ये सब पॉजिटिव चीज है। लेकिन नेगेटिव क्या हो गया, कोई सेक्टर्स में लोगों की जॉब चली गई, जैसे फॉरेन की टेक्नोलॉजी आ गई तो जो चीज करने के लिए 4 लोग लगते थे अब एक ही बंदा लगता है, तो 3 लोगों की जॉब चली गई ना। तो अनएम्प्लॉयमेंट एक इशू है, लेकिन मैं इसको इशू नहीं मानता हूँ, मैं इसको स्किल का ना होना मानता हूँ। क्योंकि देखो मार्केट में लोग बोलते हैं जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब मार्केट में है, आप उतने स्किलफुल नहीं हो, हमारा एजुकेशन सिस्टम उतना स्किलफुल नहीं है। तो इसमें गलती इकोनॉमी की किस तरह है कि प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज नहीं है। क्योंकि अगर बेसिक लेवल से बचपन से एक बंदे को अच्छा एजुकेशन दिया जाएगा तो उसको ये मैच्योरिटी रहेगी कि किस तरह कौन सी फील्ड में जाना है और कहाँ पे अपने खुद को स्किलफुल बनाना है अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। क्योंकि कितने लोग पैशन को फॉलो करके बड़ा पैसा कमा रहे हैं, तो अगर आप पैशन को फॉलो करोगे तो वो किस तरह से होना चाहिए। अब मेरा पैशन फाइनेंशियल मार्केट में है, मुझे स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स ये सब फैसिनेट करता है, तो मैंने उसमें किस तरह काम कर सकूं वो फील्ड को खुद आइडेंटिफाई किया, खुद अपने लेवल पे स्किलफुल बन रहा हूं। तो मुझे तो मार्केट में जॉब मिल रही है और जॉब के अलावा भी पर्सनल लेवल पे अच्छे काम मिल रहे हैं। लेकिन ये क्यों हो पाया, क्योंकि मैंने अपने स्किल को खुद एनहांस किया और खुद समझा कि मेरा इंटरेस्ट किस में। तो होपफुली ये वीडियो देखने के बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज होगा कि मार्केट में जॉब नहीं है ऐसा नहीं है, मार्केट में जॉब है, वो जॉब के लिए क्या स्किल चाहिए वो आपके पास नहीं है। तो स्किलफुल बनो, जॉब्स तो लाइन लग जाएगी। तो कमिंग बैक टू द नेगेटिव्स, ग्लोबलाइजेशन का नेगेटिव क्या है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी हो गई, क्योंकि जॉब नहीं है तो जो लोगों के पास है वो अमीर बनते जा रहे, जिनके पास काम धंधे नहीं है या छोटे काम धंधे वो गरीब ही रह रहे, तो ये इनकम इनइक्वालिटी है। तो ये कुछ पॉजिटिव्स नेगेटिव्स है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन की मदद से ओवरऑल देखोगे तो इंडियन इकोनॉमी को तो बहुत ही बड़ा बेनिफिट हुआ है, आज हम एक बहुत ही बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं और होपफुली आने वाले टाइम में नंबर 1 भी बनी जाए। फिर अगला कंसेप्ट है इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल, जो मैंने आपको बोला था कि आगे हम देखेंगे कि इकोनॉमिक साइकिल के फेजेस किस तरह चलते हैं। तो दिस इज हाउ इकोनॉमिक साइकिल लुक्स। यानी इसमें 4 पार्ट होंगे, एक्सपांशन होता है, पीक होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, डिप्रेशन होता है।
हर एक इकोनॉमी वर्ल्ड लेवल पे कोई भी इकोनॉमी को उठा के एनालाइज करो, वो ये 4 फेजेस में से जाती ही है। यानी उसका एक्सपांशन होगा, फिर उसमें पीक आता है। एक्सपांशन यानी जब हम इमर्ज कर रहे हैं, जब हम डेवलप कर रहे हैं एक बड़े लेवल की तरफ, वो बड़े लेवल तक हम पहुंचते हैं, फिर वहां पे स्टैग्नेंट होता है। क्योंकि देखो कोई भी चीज है वो एक लेवल तक ऊपर जाएगी ना, ऐसा नहीं कि वो कंटिन्यूसली ऊपर ही जाते जाएगी, एक लेवल तक ऊपर जाएगी, वहां से वो नीचे आएगी। जैसे अभी आपने कोई हाथ में बॉल पकड़ा है, वो बॉल का जब आपने उछाला तो वो एक लेवल तक ऊपर गया और वहां से नीचे आया। तो जब वो ऊपर जा रहा है तो वो उसका एक्सपांशन पीरियड है, और जब वो वहां से एक पॉइंट पे जाके नीचे आया तो जो पॉइंट से वो नीचे आया वो उसका पीक है। तो ये बॉल के एनालिसिस की मदद से आप इकोनॉमिक एनालिसिस को समझो कि एवरी इकोनॉमी गोस थ्रू 4 फेजेस। एक्सपांशन यानी ऊपर गई, पीक मिल गया, एकदम टॉप लेवल अचीव किया, फिर वहां से वो नीचे आना शुरू करेगी। जब नीचे आती है तो जो एक्सपांड हुई थी इकोनॉमी वो अब नीचे आ रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगी। एक्सपांशन यानी बढ़ना, पीक मिल गया, बढ़ चुकी, अब बढ़ के नीचे आएगी। कॉन्ट्रैक्शन यानी कम होना, नीचे आना। और कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद एक लेवल ऐसा आएगा कि जहां से उसने शुरुआत की थी उसके भी वो नीचे चले जाएगा। और जब वो पीरियड आता है, दैट इज द मोस्ट डेंजरस पीरियड फॉर एनी इकोनॉमी। 2008 में यूएस के अंदर ये सिचुएशन हो गई थी। 2001 से लेकर 2008 तक एक्सपांशन हुआ, 2007-8 में पीक आया, जिसके बाद यूएस में वन ऑफ द वर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, दैट इज लेमन ब्रदर्स का क्राइसिस। और उसके बाद वो इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हुई और 2009 के एंड तक वो इकोनॉमी डिप्रेशन में चली गई थी। लेकिन वहां से फिर यूएस ने एक्सपांड करना शुरू किया, फिर पीक मिला, और अभी धीरे धीरे वो लोग कॉन्ट्रैक्शन के फेज में आ चुके हैं। क्योंकि जितना डेवलप होना था डेवलप हो चुके हैं, अब उनकी इकोनॉमी नीचे आ रही है। और इसलिए इंडिया अभी फोकस में क्यों है, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है। यूएस अब डेवलप हो चुका, अब वो कितना डेवलप होगा, लेकिन इंडिया जब डेवलप हो रहा है तो सबसे ज्यादा पैसा बनता है इसमें, एक्सपांशन फेज में। जब कोई भी इकोनॉमी एक्सपांड कर रही होती है तो वो एक्सपांशन को कौन से सेक्टर्स मदद कर रहे हैं, वो सेक्टर्स देखो। वो सेक्टर में कौन सी वो टॉप कंपनीज है जो सेक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करेगी, वो कंपनीज देखो। कहाँ पे फंडामेंटल टेक्निकल्स प्रॉपरली बैठ रहे हैं वो अप्लाई करो, अच्छा पैसा इन्वेस्ट करो। क्योंकि जब तक ये इकोनॉमी एक्सपांशन से पीक में जाएगी उस टाइम में वो कंपनीज इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि आपका पैसा 30x 40x 50x 100x तक हो सकता है। तो ये इकोनॉमिक एनालिसिस का बेनिफिट है। तो अब लास्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं कि ये सोर्सेस कहाँ से, कि आप इकोनॉमिक एनालिसिस के बारे में पढ़ाई कहाँ से करोगे। तो ये कुछ सोर्सेस है, जैसे गवर्नमेंट रिपोर्ट होती है। जैसे अभी 1 फरवरी को नेशनल बजट आएगा, तो बजट में गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया, क्या टैक्स चेंज किया है। जैसे पिछले बजट में एसटीसीजी एलटीसीजी का टैक्स रेट चेंज किया था, तो उसने मार्केट को थोड़ा इम्पैक्ट किया। तो इस बजट में गवर्नमेंट क्या नया लाएगी उसको स्टडी करो। कौन से सेक्टर्स में गवर्नमेंट ज्यादा पैसा एलोकेट कर रही है वो सेक्टर्स को देखो। फिर इकोनॉमिक सर्विस करो, बड़े बड़े रिपोर्ट्स को पढ़ो, पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो। हर एक कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, वो भी पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस है, वो सब भी पढ़ो। वो इंडिविजुअल लेवल पे होगा कंपनी एनालिसिस, लेकिन अल्टीमेटली जो कंपनी है वो भी इंडस्ट्री का भाग है ना, और इंडस्ट्री इकोनॉमी का भाग है। फिर सेंट्रल बैंक की पॉलिसीज को देखो, मॉनेटरी पॉलिसी, जैसे अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी आई, उसमें रेपो रेट 4.5% से 4% कर दिया, 50 बेसिस पॉइंट का कट किया है। तो उससे क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या डेवलपमेंट्स होगी, क्या अपॉर्चुनिटीज है, वो सब स्टडी करो। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट्स देती है, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ क्या कर रही है, वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ओपेक के ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे हैं, वो सब इन डिटेल पढ़ो। यानी बड़े लेवल पे लोग क्या कर रहे हैं वो देखो, वो समझो, ट्रेंड आइडेंटिफाई करो, और उस आइडेंटिफाई किए हुए ट्रेंड को अपने एनालिसिस के हिसाब से समझो, एक स्ट्रेटेजी बनाओ, एग्जीक्यूट करो, पैसे कमाओ। इट इज दैट सिंपल। लेकिन सुनने में, जब करने जाओगे तो पढ़ना बहुत पड़ेगा। बट अगेन प्रॉपर अप्रोच है, प्रॉपर एक मेथोडोलॉजी है, सो डेफिनेटली ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल बी सक्सेसफुल, यू विल बी मेकिंग मनी। तो ओवरऑल कमिंग टू द फाइनल पार्ट, कंक्लूजन क्या है, इकोनॉमिक एनालिसिस फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। यानी कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है, जैसे वीडियो के स्टार्ट में बोला कि इकोनॉमिक एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों है, बड़े लेवल पे क्या हो रहा है वो देखोगे तभी छोटी पिक्चर समझेगी ना। बड़े लेवल पे, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है वो जब समझोगे तभी उसको इंडिविजुअल लेवल पे अप्लाई कर पाओगे। तो दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल एंड बेसिक यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। तो इसी के साथ हमने चैप्टर 5 को इन डिटेल कवर किया। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। दिस इज मोहित लांबा साइनिंग ऑफ।